स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। अभी तक हमने पढ़े विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरा संबंध बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। इस तरह से अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। कई बार बच्चे विशेषण और क्रिया विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम क्रिया विशेषण छोटी सी ट्रिक के साथ याद रखेंगे, जैसे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में कोई भी कंफ्यूज ना हो। और आइए विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार हम अविकारी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अविकारी या अव्यय। अव्यय अ और व्यय। आ माने नहीं और व्यय खर्च या परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप देखिए, इसके कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक इस तरह से भेद दिए गए। अब उधर जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो उसके जो भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिया विशेषण को समझने के लिए हम एक कल्पना करते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बच्चों की क्रियाएं होती है, नाचना, खेलना, कूदना। तो क्रिया विशेषण को इस तरह से समझ सकते हैं। कालवाचक जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारे यहाँ कोई समय है, जैसे 15 अगस्त का ही समय लेते हैं। उस समय विद्यालय के छात्र छात्राएं नृत्य कर रहे हैं। कालवाचक किस समय, जब एक निश्चित है कि वो समय है 15 अगस्त का। स्थानवाचक इस विद्यालय की स्टेज पे, वो स्थान हो गया, कहा, विद्यालय की स्टेज पे, समय 15 अगस्त का, स्थान विद्यालय की स्टेज। अब रीतिवाचक किस तरीके से,
कोई धीरे धीरे कर रहा है, कोई जल्दी जल्दी कर रहा है, कोई किसी तरह से वो कर रहा है, तो वो उनका हो गया रीति, यानी उनका तरीका। एक तरीके से और एक कितनी मात्रा में, तो वो हो गया परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो समय 15 अगस्त का कालवाचक, विद्यालय प्रांगण, विद्यालय की स्टेज स्थानवाचक, उनका जो करने का तरीका, कोई सातवीं वो कर रहा है, कोई संगीत कर रहा है, कोई फिल्मी गाने कर रहा है, कोई फोक डांस कर रहा है, तो उनके तरीके, रीति और कितनी मात्रा में कर रहे हैं, वो है उनका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कहने का मतलब है कि हम एक कल्पना में ये बना सकते हैं कि अगर हमें क्रिया विशेषण के प्रकारों को याद करना है तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार जैसे शब्द में हमें, क्योंकि शब्द को जब कोई वाक्य दिया होता है तो वाक्य के अनुकूल समझना होता है, तो ये मिक्स हो जाते हैं क्रिया विशेषण का भी। तो आप निश्चित रखिए कि जब कोई समय की बात आ रही है वाक्य में, तो वो क्रिया विशेषण होगा आपका कालवाचक। किसी भी स्थान की बात आ रही है तो वो होगा आपका स्थानवाचक, और जब आप तरीके की बात आ रही है तो रीतिवाचक, और जब कितनी मात्रा में किया, ज्यादा में, कम में, तो वो परिमाणवाचक। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला कालवाचक, ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय क्या व्यक्त करते हैं, समय व्यक्त करते हैं, किस समय पर हुई। जैसे कल, जब, कि जब तुम आए थे, तो जब, समय, प्रतिदिन, मोहन प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन किस समय पढ़ रहा है, समय का, प्राय, अभी, अभी अभी, सीता अभी अभी गई है, तो अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तो वो उस समय का बोध जब कराए अविकारी शब्द, तो वह कालवाचक अविकार क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक, किस स्थान पर, ऐसे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर। तो ये क्या है, स्थान है कि अंदर गीत गाए जा रहे हैं, तो अंदर, बाहर, सामने, तुम मेरे सामने खड़े हो, तो खड़े होने की स्थिति, स्थान क्या है, सामने, आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास है, तो पास यानी स्थान है, और वे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे आता है रीतिवाचक, किस तरीके से, जैसे मैंने कहा विद्यालय की स्टेज पे 15 अगस्त के समय प्रोग्राम चल रहा है, तो कालवाचक, स्टेज स्थानवाचक, बच्चों के नृत्य करने का तरीका यानी रीति, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध
आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, स्वीकार नहीं हो रहा, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, तो इसमें धीरे धीरे अस्वीकार, तेज तेज से स्वीकार होगा, झटपट, तो क्या है ये रीति, तेज, झटपट, धीरे धीरे, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को, तरीके को, बच्चे धीरे धीरे नृत्य कर रहे हैं, बच्चे तेज तेज नृत्य कर रहे हैं, झटपट, वो झटपट कूद गया। तो हमने अभी तक पढ़ा कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक का अगर आप एक कल्पना में रख लीजिए कि चारों तरह के प्रकार हम भूल न जाएं, इसलिए याद रखना है। विद्यालय की स्टेज, 15 अगस्त का समय है, विद्यालय की स्टेज है, बच्चे धीरे धीरे जल्दी जल्दी जिस तरह से तरीके से डांस कर रहे हैं वो रीति है, और कितनी मात्रा में कर रहे हैं, कितनी देर तक उन्होंने किया, वो परिमाणवाचक है। कितना किया, ज्यादा किया, कम किया, तो इस तरह से चारों भेद आपको याद हो जाएंगे। अब हम चौथा पढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक आपने पढ़े सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अब पढ़ेंगे आप चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो भी क्रिया की गई, किस समय में की गई, किस स्थान पर की गई और किस तरीके से की गई। अब चौथा आता है किस मात्रा में की गई। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, जितना चाहे ले लो, तो उतना नहीं कर पाए, अधिक, कम, कुछ आदि। जैसे वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहे ले लो, तो जितना, उतना। नदी में पानी अधिक है, नदी में पानी कम है, तो जो अविकारी शब्द क्रिया की, यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का परिमाण बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अभी हमने पढ़े क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इनको अगर समझ के पढ़ेंगे, जैसे ही वाक्य आता है आप ये ध्यान करिए वाक्य में कहना क्या चाह रहा है, कि क्रिया के समय को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, उसकी तरीके को बता रहा है, या उसकी मात्रा को बता रहा है। इस आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के माने गए। और क्रिया विशेषण को और अच्छा समझने के लिए आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे अन्य अविकारी शब्द, जिनमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं। एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को
दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ने का ही नहीं, इसमें विरोध प्रदर्शन, इसके जैसे इसमें जोड़ा ही नहीं जाता, इसमें विभाजन भी बताया जाता है, विरोध का भी विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है। तो इस तरह से समुच्चय बोधक के दो भेद माने गए हैं, जिसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक दो भेद माने गए हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में तो दो समान, जैसे इसके नाम से, यानी समान वाक्यों को जोड़ा जाता है, और व्याधिकरण में एक वाक्य से अन्य आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे मोहन घर गया और श्याम स्कूल गया, तो बराबर के वाक्य हैं जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े जाएंगे। व्याधिकरण, जब इसमें कोई एक वाक्य दे रखा हो और उसके आश्रित वाक्य दे रखे होते हैं, तब व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। अब हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके भेद हैं संयोजक अव्यय, विभाजक अव्यय, विरोध प्रदर्शन, परिणाम दर्शन। इसमें और, तथा यानी जोड़ने का कार्य। राम घर गया और मोहन स्कूल गया, लेकिन इसमें राम घर जाएगा या मोहन घर जाएगा, या यानी इसमें विभाजक अलग अलग, विरोध पर, परंतु, किंतु। जैसे इसमें कह रहे हैं हम कि मोहन घर गया परंतु श्याम घर नहीं गया, इसमें विरोध। अब परिणाम दर्शक, जैसे कि कोई भी परिणाम बताते हैं, नदी में पानी बह रहा था, अतः बहुत से लोग नदी में डूब गए। तो परिणाम दर्शक समानाधिकरण के भेद हैं। अब 12वीं कक्षा तक इतना नहीं आता, आपके लिए आ जाएगा। समुच्चय बोधक की परिभाषा भी आ सकती है, लेकिन ये जो है वो आगे आपको काम आएंगे। आप इसलिए इनके नाम याद कर सकते हैं कि जैसे समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आगे की बड़ी कक्षाओं में ये काम आते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिए भी जाते हैं। तो इसलिए अब इनको हम नाम इनके, अगर आपको जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक का याद करना है तो थोड़ी सी आप ध्यान दें। दो लोग जुड़ते हैं, उनमें थोड़ा विभाजन अव्यय आता है, तो एक दूसरे का जब वो अलग होते हैं तो विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, और विरोध प्रदर्शन करते हैं, मारपिटाई भी हो जाती है, तो वो है उसका परिणाम। तो थोड़े से याद करने के लिए कि संयोजक अव्यय, विभाजक अव्यय, विरोध प्रदर्शन अव्यय और परिणाम दर्शक। संयोजक अव्यय में और, तथा, एवं जोड़ने वाले, विभाजक में या, अथवा, कोई, विरोध प्रदर्शन करने वाले पर, परंतु, किंतु, इनको विरोध प्रदर्शन में, और परिणाम दर्शक में अतः, अतएव, सो। मोहन घर नहीं गया सो श्याम चला गया, श्याम घर चला गया। तो इस तरह से परिणाम दर्शक अतः, अतएव, सो, ये आते हैं परिणाम दर्शक में। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय, विभाजक अव्यय, विरोध प्रदर्शन और परिणाम दर्शक। उसी तरह से व्याधिकरण में, जिसमें वाक्य से अन्य आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे यह वही कमीज है जो कि कल खरीदी थी, तो जो कि, ताकि, उद्देश्यवाचक इसमें शब्द लिए होते हैं। संकेत, तुमने ये कार्य नहीं किया तो पिटाई होगी,
यानी संकेत, स्वरूप, की, जो, अर्थात, इस तरह की वाक्य जिसमें आते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। हमने पढ़ा समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य करते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय में के चार स्वरूप माने गए, संयोजक अव्यय और विभाजक अव्यय, विरोध प्रदर्शन अव्यय और परिणाम दर्शक अव्यय। व्याधिकरण के उद्देश्यवाचक, किसी उद्देश्य से आश्रित होता है वो, किसी न किसी उद्देश्य से। संकेत के आश्रित होने के संकेत, और किस तरह का आश्रित होते हैं तो उनका कैसा स्वरूप होता है। तो यानी उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। देखते हैं, देखिए अभी तक हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, और अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जिसमें कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कोई भी क्रिया किस समय में घटित हो रही है, किस स्थान पर घटित हो रही है, किस काल में, किस स्थान पर, किस रीति से और किस मात्रा में। तो इस आधार पर क्रिया विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। और हमने फिर उसके बाद पढ़ा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में किसी भी वाक्य का, वाक्य से, वाक्यांश का किसी दूसरे वाक्यांश से या किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जब जोड़ा जाता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए संबंध बोधक, इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य से या संबंध संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जाता है, तो वह संबंध बोधक कहलाता है। इसमें ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग में आते हैं, और समुच्चय बोधक में जब जुड़ता तो उसमें भी है, लेकिन समुच्चय बोधक में वाक्य को वाक्य से जोड़ा जाता है या किसी भी वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से या किसी शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है। अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम के ये बाद में प्रयुक्त होते हैं और दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनात्मक, विनिमय, संग्रह, हेतुवाचक है। अब सबसे पहले तो हमें अगर थोड़ा नाम याद हो जाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से शब्द होंगे, किस तरह का वो वाक्य में हम उनका प्रयोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम इन 11 नामों को याद ही करते हैं। कैसे? संबंध बोधक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। अब हमें ये याद करना है, जैसे हमने क्रिया विशेषण याद किया कि भाई 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे कोई प्रोग्राम है, वो काल हो गया, और विद्यालय के स्टेज स्थान हो गया, बच्चे किस तरह से नृत्य कर रहे हैं वो रीति हो गया, कितनी मात्रा में कर रहे हैं वो परिमाण हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी एक स्टोरी सी बनाते हैं, उसमें ये सारे नाम हमें याद होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं गांव से, जैसे आपके गांव से चल कहां जा रही हैं, किसी शादी में जा रही है, तो कालवाचक आगे गई थी, आगे के समय में, पीछे, तो कालवाचक यानी किसी समय में वो शादी में गई, तो वो आगे पीछे का आ रहा है वो समय, यानी आगे पीछे पश्चात
मोहन की शादी के पश्चात हम सीता की शादी में गए थे। तो आगे पीछे पश्चात ये शब्द आ रहे हैं समय के हिसाब से। स्थानवाचक, अब इसमें भी पीछे आगे, लेकिन वो बैठने का समय हो सकता है। बैठने के आगे बैठा, पीछे बैठे, ऊपर नीचे। तो ये स्थान, जैसे महिलाएं जा रही हैं शादी में, कब गई? मोहन की शादी हो गई, उसके बाद वो सीता की शादी में जा रही है, उस समय गई। कालवाचक, आगे पीछे पश्चात। स्थानवाचक, गाड़ी में बैठी, कोई आगे कोई पीछे, तो ये स्थानवाचक। कोई बाहर थी, कोई भीतर थी, तो सीता बाहर थी, मोहन बाहर था, राधा भीतर थी, सीता मोहन के पास बैठी थी। तो इस तरह से ये हो गया स्थानवाचक, पास, ऊपर, बाहर। समय शादी में कालवाचक, स्थानवाचक पास, ऊपर, आगे पीछे। दिशावाचक, आगे की तरफ, भाई एक ये तो हो गया इस किस स्थान पे गई, और ये हो गया दिशा, तरफ, और उस ओर गए, इस ओर गए, पास, उसके पास गए। साधन, किस साधन से जा रही हैं? द्वारा, जरिए, मार्फत, यानी इस तरह के शब्दों का जब जोड़ने के लिए काम में लेते हैं तो उन्हें साधनवाचक, द्वारा, जरिए। तो हम अपनी फिर कहानी पे लौटते हैं। कालवाचक, किस स्थान पे गई, किस दिशा में और किस साधन से। भाई किस दिशा में, कोई उस साधन में कोई आगे बैठी, कोई पीछे बैठी, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। और स्थान पे उसके कोई किसी के पास, ऊपर, बाहर। तो स्थानवाचक किस दिशा में और किस साधन से, द्वारा, जरिए, मार्फत। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनवाचक। निमित्त, किस निमित्त जा रही है? शादी में जा रही है, दावत खाने। हेतु, हित, वास्ते, खातिर। निमित्तवाचक, तो कालवाचक उस समय में गई, किस स्थान पर गई, किस दिशा में गई और किस साधन से गई, और किस लिए गई। तो काल, स्थान, दिशा, साधन और निमित्त अब साथ साथ जा रहे हैं। यहां हो गए हमारे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और निमित्तवाचक, साधनवाचक। अब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते, तो वहां हो गया विरोध। तो विरोधवाचक, विपरीत, उल्टे, खिलाफ। विपरीत, उल्टे, खिलाफ, इस तरह के शब्द होंगे विरोधवाचक। अब दो लड़ रही हैं और एक भी उनमें कम नहीं है कि चुप हो जाए, इसलिए समान, तुल्य, भांति, इस तरह के शब्द होते हैं सादृश्यवाचक, जिसमें हम एक दूसरे की तुलना करते हैं। तो ये हो गया सादृश्यवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधवाचक और सादृश्यवाचक। कौन से समय में गई, कौन से स्थान पर गए, किस दिशा में गए, किस साधन से गए, किस कारण गए और रास्ते में लड़ पड़े, ये मतलब विरोधवाचक हो गया। और कम कोई नहीं पड़ा तो वो हो गया सादृश्यवाचक। अब बाकी के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तुलना। इसकी अपेक्षा ये कम है, इसके सामने ये कम पड़ रही है, ये नहीं लड़ी थी बल्कि ये लड़ी थी। कहने का मतलब तुलना शब्द।
जो अपेक्षा, सामने, बल्कि, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो तुलनात्मक शब्द। विनिमय, बदल, बदले, इसके बदले ये, इसके सिवाय ये, इसके अलावा, इस तरह के शब्द आएंगे वो आपस में, उनमें एक दूसरे से विचारों के विनिमय, अदला बदली बातें हो रही हैं, लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे के साथ विनिमय हो रहा है, इसके बदले ये, इसके बदले ये। तो और सब क्या कर रहे हैं, तुलना, उनमें क्या हो रहा है, विनिमय, आदान प्रदान। और अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को रखती जा रही है, संग्रह। तक, मात्र, जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो संग्रह से संबंधित तक, मात्र, पर्यंत, भर, और किस, उन्होंने जो संग्रह किया वो किस हेतु किया, सिवा, कारण, वास्ते, की लड़ाई के वास्ते उन्होंने बातों का संग्रह कर लिया। तो हेतुवाचक। इस तरह से कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, विनिमय, संग्रह और हेतु, इस तरह के शब्द जिसमें आएंगे वो संबंध बोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़े संबंध बोधक अव्यय। और अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप उनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। जैसे हम खुश हैं, हम कह रहे हैं आह, तो ये क्या है, हमारी जो मनोभाव है उनका हम सामान्य आह नहीं कह रहे, आह नहीं, आह, वाह, तो हम प्रसन्न है उस समय, उस इनके स्वरूप जिनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हर्ष सूचक आह, वाह, शोक आह, हाय, आ, ओहो, ऐसा हो गया, ओहो। शोक सूचक, भय सूचक, अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक, क्या है आश्चर्य सूचक, छी, हटे, दे। अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, होशियार, खबरदार, खबरदार तूने ये काम किया तो। कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस तरह के शब्द भी विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। तो हमने पढ़े आज अव्यय या अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। पहले पढ़ा हमने क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आगे बने रहिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी क्लास में। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास हमारी ये वीडियो पहुंच सके। कोई भी आपको बात करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो भी आप इसमें कह सकते हैं और यथासंभव हम उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।